हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स ऑल्टरनेटिंग करंट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 100% पूछा जाने वाला टॉपिक LCR AC सीरीज सर्किट, पावर और उसके एग्जाम्पल्स। चलिए बच्चा, आज आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 मार्क इस लेक्चर में से मिलने वाले हैं। बच्चे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है आपका, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे अच्छे कंटेंट को आपको शेयर करना है ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिले ग्रो करने में, मोटिवेशन मिले आपको और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स डिलीवर करने में। चलो बच्चा लोग, शुरू करते हैं LCR AC सीरीज सर्किट। तो बच्चा, अब मैंने लास्ट क्लास में AC वोल्टेज, इंडिविजुअली रेजिस्टेंस को अप्लाई किया था, करंट निकाला था, इंडक्टर को अप्लाई किया था, करंट निकाला था, और कैपेसिटर को अप्लाई किया था, करंट निकाला था। अब इन तीनों को एक साथ में जोड़ देना है बच्चों। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर एंड R मतलब रेजिस्टेंस। तो ये तीनों को हमें सीरीज में जोड़ के अप्लाई कर देना है बच्चों कोई AC वोल्टेज जिसका फॉर्मूला है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और हमें फाइंड करना है कि ये सर्किट में से किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे करंट कितना होगा। करंट हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना। तो बच्चों, मान लेते हैं कि सर्किट का जो करंट है I, वो है IM साइन ओमेगा टी -5। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक, हमें फाइंड करना है करंट का ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, और दूसरा, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज का डिफरेंस है। मतलब करंट आगे चल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रहा है, कितने टाइम से आगे चल रहा है या कितने फेज से आगे चल रहा है। तो ये दो चीजें हम फाइंड करेंगे बच्चा। एक, हम फाइंड करेंगे करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, और दूसरा हम फाइंड करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो IM है बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, पता तो होना चाहिए ना हम कर क्या रहे हैं। IM है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और बच्चों फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। चलिए बच्चा, हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फेजर डायग्राम। सो बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर में ऐसा किया था कि फॉर रेजिस्टेंस, जिस फेज में करंट होता है उसी फेज में उसका वोल्टेज भी होता है। रेजिस्टेंस के लिए करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में चलता है। अब बेटा, तीनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, मतलब तीनों का करंट कैसा होगा बच्चा, सेम होगा। अब देखो, कैपेसिटर में आपका करंट लीड करता है, मतलब करंट कैपेसिटर में आगे रहता है, राइट। मतलब अगर बच्चों ये करंट है तो वोल्टेज पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा, मतलब वोल्टेज आपका कैपेसिटर का 90 डिग्री पीछे है। कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। और इंडक्टर में बच्चों, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री लैग किया था, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री π/2 रेडियन जितना लैग करता है। मतलब वोल्टेज पहले पहले चलेगा, करंट उसके पीछे पीछे जाएगा, राइट। मतलब यहां पे बच्चों, अगर ये करंट है आपका तो वोल्टेज आपका आगे आगे चलने वाला है VL। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इन तीनों को कंबाइन करके एक कॉमन फेजर बनाएंगे, और सारा खेल उस फेजर पे ही है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना बच्चों, हम यहां जो फेजर बनाने वाले हैं, राइट। तो सपोज बच्चों, मान लेते हैं कि ये आपका करंट है I, फेजर है तो हम सब कुछ वेक्टर में लिखते हैं। ओके, तो चलिए बच्चा, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा, देखिए जो भी आपका टोटल वोल्टेज आएगा ना बच्चा, यहाँ पे जो भी आपका टोटल वोल्टेज है V, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। एक होगा आपका वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, क्योंकि तीनों सीरीज में है। दूसरा होगा आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और तीसरा होगा बच्चों आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ओके, और ये सबके बीच में बच्चों हमें वेक्टर रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये वेक्टर रिलेशन क्यों बनाया मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए वापस फेजर पे आइए। तो सपोज ये करंट का फेजर है, ओके फाइन, ध्यान से देखना। हाँ, ओके,
तो भाई जो रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस दी वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ होगा, सेम फेज में होगा। तो बच्चा ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का फेजर। कैपेसिटर का वोल्टेज बच्चों लैग कर रहा है 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का फेजर। ओके, और बच्चों इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री करंट को लीड करता है, तो ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का फेजर। ओके, किया इतना। अब देखो बच्चा ध्यान से क्या होगा, तो ये जो दोनों फेजर है वो एक ही लाइन के ऊपर है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फेजर भी इसी लाइन पे आएगा। राइट, लेट्स से अभी मैंने VC बढ़ा लिया है इंटेंशनली, तो मैं VC में से VL को माइनस करूंगा बच्चों। तो लेट अस से ये जो बचा बच्चों ये है आपका फेजर VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर। राइट, क्या है बच्चों ये फेजर VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर। ओके, चलो सबका लिखते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों। यहाँ पे आप फेस डिफरेंस जो है ना अभी +5 ले लीजिए, तो अपने आगे अपने आप सेट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करते हैं वापस। ओके बच्चों देखो ध्यान से, तो अभी एक वेक्टर आपका ये है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, और बच्चों एक वोल्टेज आपका ये हो गया, दैट इज द रिजल्टेंट बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर का जो वोल्टेज है उसका नेट वैल्यू इतना आया, और ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, तो इन दोनों का बच्चों रिजल्टेंट क्या होगा। तो अगर आपको पैरेललोग्राम मेथड आता हो, जो आता ही होगा मेरे बच्चों को, तो ये हो गया बच्चों आपका नेट वोल्टेज V। क्या हुआ बच्चों, ये हुआ आपका टोटल वोल्टेज V। राइट, हमने सिंपली बच्चों वेक्टर का कंसेप्ट यूज करा है। राइट, तो ये हो गया हमारा नेट वोल्टेज V। ठीक है, ओके, आपको फेजर समझ आ गया पहले। और देखो बच्चा यहाँ पे वोल्टेज नेट ये है और करंट आपका ये है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में ये जो एंगल है ना, ये है आपका फेस एंगल फाई, जो हमें यहाँ पे एक अननोन था। करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेस डिफरेंस होगा बच्चों, तो सारे कंपोनेंट को मिला के नेट वोल्टेज आपका ये लाइन के ऊपर है और करंट आपका ये लाइन के ऊपर है, तो वोल्टेज और करंट में कितना फेस डिफरेंस है मेरे बच्चे, फाई जितना। ये फेजर समझना बहुत जरूरी है, तो बाकी कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो देखिए बच्चा ये VR है, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। वी आर नाउ राइटिंग द वैल्यूज। राइट, तो ये वेक्टर का वैल्यू होगा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। डू यू अंडरस्टैंड दिस। चलो बच्चा यहाँ पे क्या हुआ है, VC में से VL माइनस हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में तो अपने एडिशन ही लिखेंगे दोनों का, बट अगर मैग्नीट्यूड लिखना है बच्चों, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों VC का मैग्नीट्यूड माइनस VL का मैग्नीट्यूड, बिकॉज दोनों अपोजिट है। मतलब ये जो आपका कंपोनेंट है बच्चा, ये सामने सामने सेम होता है ना, तो ये जो आपका दूसरा कंपोनेंट है बच्चों, ये है आपका VC का मैग्नीट्यूड माइनस VL का मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चों, ये VC का मैग्नीट्यूड माइनस VL का मैग्नीट्यूड। इतनी बात आई आपको समझ में, फेजर एकदम क्लियर हो गया। चलो फेजर क्लियर हुआ है, तो अब आगे की प्रोसीजर तो सिंपल है बच्चों। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, ओके, मैं फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, हाँ तो फेजर तो हमने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी, सो वी राइट हियर, कंसीडर करंट is I at some time t which has magnitude Im। करंट का कितना मैग्नीट्यूड है बच्चे, Im, which has magnitude Im। so we can write बच्चों, we can write voltage across the resistance का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों क्या होता है, वोल्टेज V होता है IR। राइट, तो यहां हो जाएगा करंट का मैग्नीट्यूड इनटू रेजिस्टेंस, यहां हो जाएगा करंट का मैग्नीट्यूड इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो आपका XC है, एंड इंडक्टर के लिए हो जाएगा बच्चों IM इनटू इंडक्टर रिएक्टेंस विच इज XL। दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, राइट। तो जो भी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड है V IM इंटू R। जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है उसका मैग्नीट्यूड है IM इंटू XC, और जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है बच्चे उसका मैग्नीट्यूड है IM इंटू XL। बोलो इतनी बात आपको आई समझ में सबको।
बोलो इतना क्लियर हुआ सबको? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको वेक्टर रिलेशन से क्या दिख रहा है बच्चों? सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर नेट वोल्टेज, तो बच्चों टोटल जो वोल्टेज है V वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर VR प्लस वेक्टर VC प्लस वेक्टर VL, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड। चलो ध्यान से देखो बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? चलो ये जो आपका नेट वोल्टेज बना है बच्चों, ये जो आपका नेट वोल्टेज बना है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है VM। कितना मैग्नीट्यूड है बच्चों? नेट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है VM। सो कैन यू सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? तो बच्चों हाइपोटेनस क्या होता है आपका? दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज का वैल्यू बना है बच्चों VM, हेंस वी राइट हियर VM इज इक्वल टू, और VM स्क्वायर इक्वल टू, एक साइड क्या था बच्चों? VRM स्क्वायर, और दूसरा साइड क्या था बच्चों? VCM माइनस VLM होल स्क्वायर। देख लीजिए तो क्या कुछ गलत तो नहीं कहा ना आपके सर ने आपको? ये ट्राइंगल बना राइट एंगल, देखिए ये राइट एंगल है आपका, ठीक है बच्चा? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस हो गया, एक साइड है उसका VRM स्क्वायर, एक साइड है आपका VCM माइनस VLM स्क्वायर। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर एवरीवन। थोड़ा सा क्या है, एक सेटिंग करना पड़ता है कैमरे का, अब थोड़ा स्टैंड हमारा पुराना हो गया है, कितने चैप्टर आधे आधे टेक्स्ट बुक रिकॉर्ड कर लिया हमने। चलो एनीवेज, अब बच्चों यहाँ पे सारे वैल्यू रख दे, सिंपली एकदम रख दे वैल्यू। चलो VRM की जगह रखेंगे IM इंटू R, VCM की जगह रखेंगे IM इंटू XC, VLM की जगह रखेंगे IM इंटू XL। हैंस वी गॉट अवर इक्वेशन VM स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आपका IM इंटू R होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आपका IM इंटू XC माइनस IM इंटू XL होल स्क्वायर। गेटिंग इट? चलो सब में से बच्चों हम IM स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो बचा क्या यहाँ पे बच्चों? इधर बचा आपका R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो जो हमारा पहला अननोन था ना बच्चा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला? देखो VM स्क्वायर है, हम अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये पूरे ब्रैकेट का क्या हो जाएगा बच्चा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो बच्चों करंट का ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका आया सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस चैप्टर का। देख लीजिए कैसे आया बच्चों? रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर क्या बनेगा? वेक्टर VR, वेक्टर VC, वेक्टर VL। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? तो राइट एंगल ट्राइंगल बना था जिसका एक साइड था VRM और दूसरा साइड था VCM माइनस VLM। तो पाइथागोरस यूज कर लिया, VM स्क्वायर इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCL माइनस VLM होल स्क्वायर, और सबकी जगह क्या रख दिया? V इक्वल टू IR, IXL, IXC। इतना सिंपल सा है ना? बट ऐसा नहीं है कि भाई 5 मिनट के अंदर मैं निपटा दूं इसको, इट्स नॉट लाइक दैट। जो चीजें हैं जैसे है वैसे प्रॉपरली समझनी जरूरी है, ठीक है? इसका नोट्स भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स भी परचेस कर सकते हो। चलो तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ गया बच्चों। अब दूसरा हमें चाहिए था फेस, फाई बाकी था, फाई कितना है वो बाकी है। दो अननोन थे ना, एक था IM वो आ गया, एक था फाई। तो देखो ये ट्राइंगल को देखो ध्यान से बच्चों, क्या ना राइट tan फाई इक्वल टू अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है? VCM माइनस VLM, एडजेसेंट साइड क्या है बच्चा? VRM। सो हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड वॉज VCM माइनस VLM, ट्राइंगल के लिए एडजेसेंट साइड क्या होता है? VRM। चलो हर जगह पर रख दो बच्चों, VCM इक्वल टू IM इंटू XC, VLM IM इंटू XL एंड VRM IM इंटू R। IM कॉमन एंड कैंसल, तो जो फेस डिफरेंस है वो भी आ गया बच्चों आपके पास। कितना आ गया? XC माइनस, चलना ओके PPT है ये, नॉट अ स्मार्ट बोर्ड। ओके चलो XC माइनस XL डिवाइड बाई R, तो ये आ गया बच्चों फेस डिफरेंस 5B। लो तो दो अननोन थे, दोनों आपको मिल गया बच्चों। सो इट इज दैट सिंपल, इतना आसान है इसका डेरिवेशन। अब यहां पे जो नीचे टर्म बना ना बच्चों, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, इस टर्म को हम कहते हैं इंपीडेंस। क्या कहते हैं इसको हम बच्चों? इंपीडेंस कहते हैं। तो क्या Z विच इज द अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, इट इज कॉल्ड impedance. What is it called? Impedance of the circuit.
मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना लगेगा, राइट। चलिए वी ऑल नोज बच्चों कि एक्सी क्या होता है, ओमेगा 1/ω_c। एक्सी क्या होता है 1/ω_c और एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो ये एक मस्त आपका एक क्वेश्चन बना बच्चों इंपीडेंस जेड का। ओके चलो यहां से हम एक इंपीडेंस का ट्रायंगल भी याद रख लेंगे कि अगर ये फेस डिफरेंस है फाई, तो ये साइड होगी आर, ये साइड होगी एक्सी माइनस एक्सएल और ये साइड होगी आपकी इंपीडेंस जेड। तो ये ट्रायंगल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व होने वाले हैं आगे जाके। फिर ना ये लाइन से सीधे नहीं बनते हैं, मेरे को इतना खटकता है ना आंखों में ये। तो ठीक है चलो लाइन नहीं बनेंगे तो बादल बना लो। अब तो नहीं खटकेगा सर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा आपका एलसीआर एसी सीरीज सर्किट का सॉल्यूशन। इतना सिंपल है। अब देखो यहां पे आप सिंपल सी बात समझो बच्चा कि अगर ये एक्सी बड़ा वैल्यू है, इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, कैपेसिटर बड़ा है तो करंट क्या करता है, लीड करता है। अगर कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस छोटा है, इंडक्टेंस का ज्यादा है, तो करंट क्या करेगा बच्चों, लैग करेगा। और अगर एक्सी एक्सएल दोनों सेम है तो करंट इन फेस हो जाएगा, क्योंकि एक्सी एक्सएल कट हो जाएगा तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में आ जाएंगे, बिकॉज ये टर्म 0 हो जाएगा, tan phi 0 हो जाएगा, है ना। तो बोलो इतनी सी थियरी के लिए लोग इतना बेचारे तड़पते हैं बच्चे के, सर नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है ना। होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। और अगर आपको समझ आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। अकेले अकेले अच्छी चीजें देखना सही बात नहीं है। ओके चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड की हमें कोई जरूरत ही नहीं है ना। व्हाट इज रेजोनेंस? देखिए रेजोनेंस एक कॉमन फिनोमिना है जो हर एक सर्किट में देखने मिलता है, जो ऑसिलेट कर सकती है। अब हर एक सिस्टम के ऑसिलेशन का एक होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो आपने 11th में सीखा होगा। और जब हम सिस्टम को ऑसिलेट कराते हैं तो हम पीरियोडिकली फोर्स देते हैं, पीरियोडिकली फोर्स देते हैं। जब हमारे फोर्स का फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, तब ये सिस्टम का ऑसिलेशन सबसे मैक्सिमम हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब यहां देखते हैं बच्चों रेजोनेंस का मतलब क्या है। तो यहां पे बच्चों कौन ऑसिलेट कर रहा है, करंट। क्योंकि करंट का वैल्यू एसी करंट है तो बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, मतलब करंट चेंज हो रहा है। लेट अस फाइंड आउट ये करंट मैक्सिमम कब होगा। सो बच्चा हमने ऐसा लिखा था कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई एम क्या था बच्चा, वी एम डिवाइड बाई जेड, और जेड में नीचे क्या था बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अब अगर बच्चों ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम कैसे होगा बच्चों, तो अगर ये वाला टर्म हम 0 कर दे तो इफ एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू 0, तो एक टर्म तो उड़ गया डिनोमिनेटर से, तो करंट कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया, राइट। सो इफ एक्सी माइनस एक्सएल इज 0 देन आई एम बिकम मैक्सिमम। सर्किट का करंट कैसा हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा करंट मैक्सिमम, विच इज आई एम मैक्सिमम वी एम डिवाइड बाई, चलो एक्सी माइनस एक्सएल तो कट गया, तो बचा गया नीचे खाली आर। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है बच्चे, रेजोनेंस कहा जाता है, राइट। अब इसका ना पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और थियरी हुआ करता था कॉल्ड क्यू फैक्टर। रेजोनेंस का शार्पनेस क्या है, अब तो निकाल दिया उसको भी, इतना छोटा सा चैप्टर बना दिया। पहले एक बड़ा सा चैप्टर था ये। इसके बाद एक और टॉपिक था एलसी ऑसिलेशन, वो भी निकाल दिया। मुझे लग रहा है लास्ट में तो इंडेक्स ही बच जाएंगे, तो बच्चे खाली इंडेक्स पढ़ ले, चैप्टर के नाम याद कर ले और चले जाए, बहुत है। जिस तरह से ये लोग पोर्शन को ओमिट करे जा रहे हैं। एक जो चैप्टर था ना लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चैप्टर 2010-11 में 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आता था एज इट इज पूरा। उसके बाद 10th में से निकाल के उसको 12th साइंस में भेजा गया, और अब 12th साइंस से भी निकाल के उसका प्रमोशन करके बाहर ही निकाल दिया, सिलेबस में नहीं है। तो सोचो हमारी उम्र के बच्चों ने, बेचारों ने कितनी मेहनत करी होगी। जो बच्चे अभी 12th की चीज 12th में आके भी वो नहीं याद रख सकते थे, ऐसा इनको लगा इसलिए निकाल दिए चैप्टर, और हमने वो चीजें 10th स्टैंडर्ड में करी थी। हाय हाय कितनी जाती हुई थी हमारे ऊपर, बाप रे, तौबा तौबा है। एनीवे चलो आगे बढ़ते। तो चलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, हैंस बच्चों आपको क्या करना है, एक्सी माइनस एक्सएल क्या करना है 0,
मतलब एक्सी इक्वल टू क्या करना है बच्चों, एक्सएल। चलो एक्सी क्या होता है बच्चों, 1/ω/c। एक्सएल क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल। मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को ω0 नाम दे रहा हूँ बिकॉज ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो जाएगा ω0 स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। यू गेट ω0 स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, है ना। सो जो फ्रीक्वेंसी आपको मिला ना बच्चों ω0 विच इज 1/√LC, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब बच्चों आप जो भी एसी वोल्टेज का सोर्स ले रहे हो ना, उस एसी वोल्टेज के सोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर आप इतना सेट कर दो 1/√LC, राइट, तो सर्किट का ये जो XC माइनस XL वाला पार्ट है वो कट हो जाएगा और सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस इन द एसी सर्किट। So this frequency we have to set, and if we don't have the arrangement of changing the frequency, then we can use the variable capacitor. We can change the capacitance and we can adjust the frequency equal to the ω0, and we can get the maximum current. Now based on the same topic of resonance, TV remotes, FM radio channel, these all things gets operated. Right? ऐसा तो क्या होता है जब आप टीवी का रिमोट दबाते हो तो ऐसा क्या होता है कि चैनल बदल जाती है। एग्जैक्टली रेडियो में भी क्या होता है जब बटन घुमाते ही चैनल बदल जाती है। सो बच्चा इन सारी चीजों में ना देयर इज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब देखिए होता क्या है, देखिए पहले थियरी समझ लेते हैं इसके बाद का। ओके सी एक फॉर्मूला आप लिख देना बच्चों, क्यू फैक्टर विच शोज द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व। अभी तो ओमिट हो चुका है बट शायद कभी कुछ एमसीक्यू में आ जाए। दिस इंडिकेट शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस हो रहा है वो कितना शार्प है, इसका फॉर्मूला होता है 1/r√L/c। दिस इज कॉल्ड क्यू फैक्टर। इससे पता चलता है कि जो रेजोनेंस हो रहा है वो कितना शार्प है। एनीवे चलिए यहां पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, रेजोनेंस सर्किट्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट। ओके अब क्या होगा, देखो जैसे ही आप बटन घुमाते हो ना एफएम का, तो जो कैपेसिटर होता है ना सर्किट में, वो कैपेसिटर वेरी होता है। अगर कैपेसिटर वेरी हुआ तो सर्किट का फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट का फ्रीक्वेंसी वेरी होके 91.9 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा ना, तो चालू हो जाएगा मेरे ची नजर है तेरे ची शक्ल फिल्मी। Do you understand what I want to say? 91.9 megahertz is the frequency of an FM radio station, है ना। आप जैसे ही अपने सर्किट का फ्रीक्वेंसी भी 91.9 कर दोगे, राइट, तो वो जो पर्टिकुलर सिग्नल है ना उसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा और आपको वही सिग्नल प्रॉपरली सुनाई देगा। फिर आप जैसे ही बटन को घुमाओगे, सपोज आपका सिग्नल आपका फ्रीक्वेंसी सेट हो गया 95.0, राइट, चैनल बदल गया, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, बिग एफएम। तो इसी तरह से बच्चों टीवी में भी सेम होता है। आप जैसे बटन दबाते हो, वो बटन दबाने पे एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस सेट हो जाता है, इससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, और वो फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर टीवी चैनल के सिग्नल के साथ रेजोनेंस में आ जाती है, एंड दैट सिग्नल करंट बिकम मैक्सिमम, एंड देन यू कैन सी दैट पर्टिकुलर चैनल। सोचने वाले ने क्या क्या सोच के बनाया है, देखो। द एंटेना ऑफ अ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। The signal picked up in the antenna act as a source in the tuning circuit of a radio. So the circuit can be driven many frequencies, but to hear one particular radio station, we tune the radio. बहुत सारे signals आ रहे हैं। In tuning, what we do? In tuning, we varies the capacitance of the capacitor. ये क्या किया मैंने, ऊपर से फॉर्मूला उड़ गया, हट। क्या लिखा था, Q factor 1/R√L/c होता है कभी कभी ये। दिस इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। ओके एनीवेज चलो, हाँ सो हम क्या कर रहे थे बच्चों, रेडियो और टीवी सेट के ट्यूनिंग में ये मैकेनिज्म काम आता है। सो इन ट्यूनिंग व्हाट वी डू, वी वेरी द कैपेसिटेंस in the tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit become nearly equal to the frequency of the radio signal received. यही तो पॉइंट है, ठीक है। सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी होगा 1/√LC, वो रेडियो स्टेशन के फ्रीक्वेंसी जितना सेट हो जाना चाहिए,
Whenever this happens, the amplitude of the current with the frequency of the signal of that particular station in the circuit become maximum. As I told you 91.9 सेट किया आपने, so 91.9 मेगाहर्ट्ज की जो चैनल है उसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा and you can hear the channel properly. It is important to note that resonance phenomena is exhibited by a circuit only if both L and C are present in the circuit. Only then do the voltages across L and C cancel each other and the current amplitude become Vm by R. The total source voltage appearing across the R only. This means that we cannot have a resonance in RL or RC circuit. So resonance तभी होता है when there is both L and C in series. Then only XL XC will cancel each other and all the voltage will only appear across the resistance. If there is L or C separately, you cannot get the resonance. This is what this point I want to say. So now I hope it is very, very, very clear to everyone. Okay, moving forward. Now what is the power in AC circuit? An important theory. One of my personal favorite. AC circuit का power क्या होता है? चले बच्चों, तो what we have learned? We have learned कि AC circuit में बच्चों voltage V होता है Vm sin omega t और AC सर्किट का करंट होता है Im sin omega t plus phi. Okay, so at any particular time what will be the instantaneous power? So instantaneous power, तो बच्चों instantaneous power P क्या हो जाएगा? voltage into current V into I. So can I write like this? Vm sin omega t, this is voltage and the current is Im sin omega t plus phi. Okay, let me take Vm Im together. And what is sine into sine? Bacha, you know sine into sine? You should know the formula. Sine into sine is basically cos minus cos divide by 2. तो बच्चा sine into sine होता है cos minus cos divide by 2. This is the formula. Now first we need to subtract the angle and then we need to add the angle. So let's subtract the angle first. Subtract करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. फर्स्ट वी डू द सब्ट्रैक्शन एंड देन वी डू द एडिशन. ओमेगा टी प्लस एंगल ऐड कर दीजिए ओमेगा टी प्लस फाइव. इज इट विजिबल? ओके फाइन. सो ये हो गया बच्चा आपका वी एम आई एम बाई टू. अब ये बाई टू को भी ना मैं ऐसे सेट करके लिख रहा हूँ रूट टू इंटू रूट टू. कैन आई डू? आई कैन. 2 I have just separated as root 2 into root 2 because this become RMS current, you know very well. Okay, fine. Now this is going to become cos phi. This is cos minus phi, but cos is the even function. You can ignore the minus sign. Cos में से minus sign आप direct ignore कर सकते हो. तो ये हो गया आपका cos phi और बच्चा ये हो गया आपका cos omega t plus omega t 2 omega t plus phi. तो ये तो हुआ बच्चा आपको एवरेज करंट. में अभी ना इसको सेपरेट नहीं कर रहा हूं. लेट मी राइट इट Vm Im by 2. चलो, तो ये तो हो गया बच्चों पावर एट सम इंस्टेंट. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड एवरेज पावर इन एंटायर वन साइकिल, एक पूरे साइकिल में बच्चे एवरेज पावर क्या होगा? चलते एवरेज पावर फाइंड करते बेटा. सो वी राइट हियर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल. एक पूरी साइकिल में एवरेज पावर क्या कंज्यूम होगा बच्चों? सो वी राइट हियर एवरेज पावर. सी Vm Im तो मैक्सिमम वैल्यूज है, दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल. वी नीड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ cos phi minus cos 2 omega t plus phi. We need to find this average value. Now we knows very well that average value of cos and sin over one time period is 0. एक टाइम पीरियड पे कॉस दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो बच्चे कॉस का एवरेज वैल्यू कितना होगा एक साइकिल पे? 0 होगा, राइट? ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चों, इसके पास तो टाइम है ही नहीं, ये तो कॉस फाई है. फाई तो क्या था? आपका फेस डिफरेंस था और फेस डिफरेंस तो कांस्टेंट था. मतलब ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या है? कांस्टेंट है. तो इसका एवरेज वैल्यू तो कॉस फाई रहेगा बिकॉज ये तो कांस्टेंट है. बट ये वाले टर्म में टाइम के साथ कॉस है. तो जब टाइम के साथ ये वाला टर्म वेरी होगा तो एक साइकिल के ऊपर बच्चों कॉस का एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. यू गॉट दिस? दिस फंक्शन विल वेरी विद टाइम. So over one cycle, this average value will become 0 while this is constant. So now what is left with you बच्चों? Vm Im 2 into cos phi.
Hence, average power over one cycle is given as Vm Im by 2 into cos phi. Okay, now I will write it Vm by root 2 Im by root 2 into cos phi. So what is Vm by root 2? Vrms. What is Im by root 2? Irms into cos phi. So this is the main formula of the average power of the AC circuit. बेटा ये है आपका एवरेज पावर ऑफ द एसी सर्किट. नाउ व्हाट इज दिस cos phi? बच्चों cos phi को हम कहते हैं पावर फैक्टर. दिस cos phi, इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर. व्हाट इज दिस cos phi? बच्चों cos phi है पावर फैक्टर. नाउ रिमेंबर जो ट्राइंगल जो आपने बनाया था बच्चा, दिस वाज द phi, दिस वाज द r, this was the z, and this was the xc minus xl. So can you tell me what is going to be the cos phi from the triangle? Cos क्या होता है? Adjacent by hypo. So cos phi would be what बच्चा? R by z. What is cos phi बच्चे? Cos phi होता है आपका R by z. And now it is very much clear. And doubt in this? Okay. चलिए बच्चों, तो cos phi का वैल्यू आ गया हमारे पास, which is equal to R by z. This is called power factor. Now we have three different cases here. यहाँ पे तीन केसेस आपको करने हैं बच्चों. चलो केस वन, ओनली रेजिस्टर. इफ देयर इज ओनली रेजिस्टर, बोलिए व्हाट विल बी द पावर फैक्टर? अगर सिर्फ रेजिस्टर ही है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इफ देयर इज ओनली रेजिस्टर तो ये हो जाएगा R by R. मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos phi इक्वल टू 1 हो जाएगा. मतलब पावर फैक्टर कैसा हो गया बच्चों? मैक्सिमम हो गया. व्हाट विल बी द पावर इन दिस केस? तो cos phi 1 रख देंगे. दिस इज गोइंग टू बी Vrms इंटू Irms. राइट. मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है? सारे पावर को कंज्यूम कर लेता है. रेजिस्टेंस एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम करता है बच्चों? Vrms इंटू Irms. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, Irms स्क्वायर इंटू R. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो. राइट. सो रेजिस्टेंस कुछ भी पावर स्टोर नहीं करता है, पूरे साइकिल के पावर को खा जाता है. ओके, नाउ केस टू, इफ देयर इज ओनली इंडक्टर. ये केसेस हमने बच्चों पहले भी लिखे थे फर्स्ट लेक्चर में. एंड वी डिस्कस ऑल दी थ्री कंपोनेंट्स सेपरेटली. ओनली इंडक्टर. सो बच्चों ओनली इंडक्टर व्हाट हैपेंस? करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90. करंट क्या करता है बच्चों? ओनली इंडक्टर करंट लेग्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2. मतलब बच्चों फाई क्या हो गया? माइनस पाई बाई 2. तो बताओ cos phi क्या होता है? cos 90 क्या होता है? 0. अगर cos phi 0 है मतलब यहाँ पे जो एवरेज पावर है वो क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है. अब इसका रीजन क्या है? सो यू नो इंडक्टर हैज अ फैसिलिटी टू स्टोर द एनर्जी. द फॉर्मूला हाफ Li स्क्वायर. सो इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई, right? And when the current is decreasing in the circuit, inductor will again release back the energy. So inductor itself will not consume any power from the circuit. It will just store, release, store, release, store, release. So in this case, the current flowing without any loss of power, this is called wattless current. Watt मतलब powerless current. Usually आपने तो यही सीखा है ना कि भाई करंट जाएगा तो पावर लॉस होगा. बट बच्चों अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर कोई पावर लॉस के बिना करंट को फ्लो करवाता है, क्योंकि इंडक्टर के पास करंट को स्टोर करने की, पावर को स्टोर करने की फैसिलिटी होती है अपने मैग्नेटिक फील्ड में. सो व्हाट हैपेंस हियर? इंडक्टर स्टोर्स एंड रिलीज बैक द एनर्जी फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक फील्ड. राइट. एंड जो करंट यहां पे फ्लो हो रहा होगा विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर, करंट फ्लोइंग विदाउट एनी पावर कंजम्पशन. मजा आ रहा है ना बच्चा? आपको समझ आ रहा है ना? चलो, करंट फ्लोइंग विदाउट एनी पावर कंजम्पशन को कहते हैं बच्चा वॉटलेस करंट. चलो क्या कहते हैं बच्चा? इसको अपने कहते हैं वॉटलेस करंट. इतना आसान है ये? इतना आसान? बोलो, इतना आसान है ये? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर अस. केस 3, ओनली कैपेसिटर.
चलो बच्चों, अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तो क्या होगा, देखते हैं। सो कैपेसिटर में क्या होता है बच्चा, करंट लीड करता है 90 से, मतलब जो फेस डिफरेंस है वो क्या हो गया बच्चों 90। तो बताइए पावर फैक्टर cos 5 cos 90 क्या होता है 0, मतलब यहां भी बच्चा एवरेज पावर क्या हो गया 0। सो अगर ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड है तो भी पावर क्या होता है 0। सर वाई, सो कैपेसिटर कैन ऑल्सो स्टोर द एनर्जी हाफ CV स्क्वायर in its electric field. So capacitor will also store and release back the energy to the supply after every quarter cycle. हर चौथे साइकिल, हर क्वार्टर साइकिल मतलब 1/4 साइकिल के बाद कैपेसिटर एनर्जी लेके चार्ज होगा, फिर वापस डिस्चार्ज होते वक्त सारी एनर्जी सप्लाई को देगा, वापस एनर्जी लेगा सप्लाई को देगा, इसीलिए यहाँ भी कोई पावर लॉस होता नहीं है। तो यहाँ भी जो करंट है वो करंट भी कैसा है बच्चों, वॉटलेस करंट ही है। ओके, तो मैं यहाँ पे खाली इतना लिख देता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां भी जो करंट है बच्चों ये कैसा होगा, वॉट लेस। कैसा होगा, यहां भी करंट होगा बच्चा वॉटलेस करंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ये प्यारा सा टॉपिक है, मुन्ना सा टॉपिक है, चुन्ना सा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर। ये हमने ना चैप्टर के बहुत स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हम एसी करंट को क्यों प्रेफर करते हैं। तो ना इसके हमने दो रीजन दिए थे कि एक तो हम एसी वोल्टेज को बहुत इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एंड सेकंड इट कैन बी आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड एफिशिएंटली। सो हाउ कैन वी इंक्रीज द एसी वोल्टेज और हाउ कैन वी डिक्रीज द एसी वोल्टेज? सो बेटा दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा, राइट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट इज यूज्ड टू चेंज द एसी वोल्टेज। नाउ यू हैव लर्नड इन लास्ट चैप्टर कि अगर हम दो कॉइल को आजू बाजू में रखें और अगर एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें तो अपने आप दूसरे कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज दे आर प्लेस्ड नियर बाई। तो अगर एक का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं बच्चों तो दूसरे कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। यू नो, ईएमएफ इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स बाय चेंज ऑफ टाइम। यस, ऑन दैट कंसेप्ट दिस इज कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो बेटा कैसा दिखेगा ट्रांसफॉर्मर, चलिए आपको दिखाते हैं, दो अलग अलग सेटअप दिखाते हैं। तो ये बच्चों सॉफ्ट आयरन का कोर है, लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। वाई सॉफ्ट आयरन? बिकॉज इट इज अ हाईली परमिएबल, वो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से अपने अंदर खींच के ले लेता है, मतलब वो फील्ड आपकी लॉस ना हो। तो यहां पे बच्चों एक कॉइल हमने बांध दिया है, राइट, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। लेट्स से इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है NP, और हमें जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है दैट इज कनेक्टेड विद द प्राइमरी कॉइल, एंड दिस प्राइमरी वोल्टेज कैन बी रिटन एज VP प्राइमरी, एंड लेट्स से सर्किट इन द प्राइमरी इज IP, करंट इन द प्राइमरी इज IP। सो हमने सॉफ्ट आयरन कोर लेके एक तरफ कॉइल बांध दिया, अब जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है उसको उस कॉइल के साथ जोड़ दिया। लेट्स से दैट वोल्टेज इज VP एंड द करंट इज IP। नाउ चेकिंग फर्दर। ओके, अब दूसरी तरफ आपको क्या करना है बच्चों, इधर आपको एक और कॉइल बांध देना है इस तरह से, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, राइट। एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट वोल्टेज। यहां पे बच्चों हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है विच इज V सेकेंडरी, एंड लेट्स से करंट इन सेकेंडरी इज IS, एंड सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से बेटा NS। सारा खेल ये नंबर ऑफ टर्न पे ही है। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है ना बच्चा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है ना सेकेंडरी में तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, स्टेप अप। और अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, दैट इज स्टेप डाउन। वोल्टेज कम हो गया, स्टेप डाउन किया हमने।
ओके चलो, इसका एक और अलग कंस्ट्रक्शन है बच्चों। उस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं यूजुअली, एक इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। ओके, दिस इज द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, एंड ऑन दैट सॉफ्ट आयरन हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों को एक ही के ऊपर इस तरह से बांध देते हैं, राइट, ताकि बिल्कुल भी फ्लक्स का लीकेज ना हो। ये प्राइमरी वोल्टेज, ओके, और हम सेकेंडरी कॉइल भी बच्चों इसी के साथ बांध देते हैं इधर ही। वाई वी आर डूइंग दिस, ताकि कोई फ्लक्स ना लीक ना हो जाए, मैक्सिमम फ्लक्स हम लिंक कर पाए। यहां पे आपको मिलेगा सेकेंडरी वोल्टेज Vs। तो दिस बोथ आर द सिमिलर अरेंजमेंट। ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल में इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। नाउ सी व्हाट वी नीड टू राइट इन दिस थियरी। सो व्हेन एन AC voltage is applied to the primary, the resulting current produces an alternating magnetic flux, and this will link the secondary and induce the EMF in it. What will happen? What current you have connected here? AC current. So AC current तो चेंज होता रहता है, मतलब इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है that will also change. Now both these coils are connected by soft iron core. Means if this magnetic flux changes, then the magnetic flux of this coil will also change. अगर इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है बच्चा, तो अपने आप इस कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि दोनों सॉफ्ट आयरन से कनेक्टेड है। और अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, देन यू नोज वेरी वेल कि इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा बच्चों, करंट इंड्यूस होगा, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड एट द सेकेंडरी, राइट। मतलब इसमें एसी करंट जोड़ा है बच्चों, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। इसके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी विल प्रोड्यूस द EMF, एंड दैट इज आवर आउटपुट वोल्टेज। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस EMF डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, राइट। कितना EMF इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ओके, सो वेरी सिंपल बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा खास डेरिवेशन आपको लिखना नहीं होता है, बट यू कैन सिंपली राइट कि जो हमारा इंड्यूस्ड EMF का बच्चा फॉर्मूला होता है ना, वो फैराडे ने कहा था कि दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू -L इंटू N इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। दिस इज द Faraday's formula of induced EMF, and we can directly see that EMF is directly proportional to the number of turns. So we can simply write here that EMF of primary divided by EMF of secondary is equal to number of turns of primary divided by number of turns of secondary, right? तो सेकेंडरी में आपको बच्चों कितना वोल्टेज मिला, तो बच्चों सेकेंडरी का वोल्टेज मिला आपको प्राइमरी का वोल्टेज इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। Now this term NS by NP, this is called transformation ratio. This term NS by NP is called R, that is transformation ratio. What is it बच्चे? Transformation ratio. Okay, now this transformation ratio is more than 1. That means अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है बच्चा, तो जो आपका सेकेंडरी का वोल्टेज है वो भी प्राइमरी से बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ गया, देन व्हाट इज इट कॉल्ड, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज बढ़ गया ना, स्टेप अप। सिमिलरली इफ द रेशियो इज लेस देन 1, मतलब अगर आपने सेकेंडरी में बच्चा नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे हैं, तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी आपको कम मिलेगा, मतलब वोल्टेज आप कम कर रहे हो, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो इट इज सिंपली कॉल्ड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आर यू गेटिंग द आइडिया बच्चा? समझ आ रहा है ना सबको? क्लियर हो रहा है ना एकदम? चलो आगे देखते हैं बच्चों। नाउ इफ इट इज आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर यूजुअली पावर लॉस नहीं होता है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, देन देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। मतलब बच्चों जितना पावर प्राइमरी में है ना, उतना ही पावर सेकेंडरी में मिलेगा। नाउ पावर क्या होता है बच्चों, वोल्टेज इनटू करंट, राइट, दैट इज VP/IP। प्राइमरी का वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। इट इज ओनली वैलिड फॉर विच ट्रांसफार्मर बच्चा, आइडियल, जहां पे कोई लॉस ऑफ पावर नहीं हो रहा है, बट देयर आर मल्टीपल रीजन जो पावर लॉस करता है, दैट यू विल सी आफ्टर दिस। सो वी सिंपली गेट योर हैंड्स VS by VP is equal to IP by IS
एंड वीएस बाई वीपी क्या होता है बच्चा, देख लो ऊपर, एनएस बाई एनपी. सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर फॉर द ट्रांसफॉर्मर. नथिंग मच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सिंपल आपको रिलेट करने के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे. Now let's see, there are multiple reasons of the power loss. Before that, there is some 10 points. Note that above relation has been obtained using 3 assumption. मतलब कोई power loss नहीं हो रहा है. पहला assumption, primary resistance and current are very small. मतलब यहाँ पे बच्चों रेजिस्टेंस भी बहुत कम है और करंट भी कम है. क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस या करंट यहाँ पे ज्यादा हुआ ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, इधर ही पावर का लॉस हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट, आई स्क्वायर इंटू आर. So what we need is there should be no heat of loss of heat. So यहाँ प्राइमरी का करंट भी कम होना चाहिए, प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, then only there will be no loss of power. Okay, now the same flux link both the primary and secondary. मतलब कोई भी फ्लक्स किसी भी तरह से वेस्ट नहीं होना चाहिए. परफेक्टली जितना फ्लक्स प्राइमरी में बन रहा है उतना ही सेकेंडरी में लिंक होना चाहिए. ओके, एंड द सेकेंडरी करंट शुड ऑल्सो बी स्मॉल. सेकेंडरी में भी करंट कम होना चाहिए, नहीं तो वहां भी हीट के फॉर्म में पावर लॉस हो जाएगा. सो द अजम्पशंस आर प्राइमरी सेकेंडरी करंट शुड बी लेस, रेजिस्टेंस शुड बी लेस एंड द फ्लक्स शुड लिंक प्रॉपरली. बट कभी भी फ्लक्स पूरी तरह लिंक नहीं होता है. देयर आर मल्टीपल रीजन जहां पे आपका एनर्जी लॉस हो ही जाता है. तो कैसे कैसे एनर्जी लॉस होता है बच्चा? पहला है फ्लक्स लीकेज. आप कितना भी बेस्ट से बेस्ट सॉफ्ट आयरन कोर ले लो, 100% फ्लक्स कभी लिंक होने वाला नहीं है. So there is always some flux leakage. That is not all the flux due to primary passes through the secondary due to the poor design of the core or the air gaps in the core. It can be reduced by winding the primary and secondary coil on one over the other. जो अब मैंने सेकंड किया था ना, एक ही कोर के ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वाइंड किया था. That is what you can do. Then second is resistance of winding बच्चा. इससे आप कैसे बचोगे? आप जो भी वाइंडिंग करे हो, इधर कॉपर के होंगे या एल्यूमिनियम के होंगे या सिल्वर के होंगे. Now all the material has some resistance. Now due to the resistance, they are definitely going to lose some power in form of heat, I square into R. So first is the flux leakage, second is the resistance of the winding. So there will be the loss of power, which is I square into R. Then there is eddy current. Now this is one more topic that is omitted from chapter number 6, electromagnetic induction. So what will happen? Just try to understand. Here, you have make your windings on the soft iron core. और जो करंट है वो चेंज हो रहा है. मतलब सॉफ्ट आयरन का भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है. तो अगर सॉफ्ट आयरन का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सॉफ्ट आयरन के अंदर भी छोटे छोटे करंट के लूप बनेंगे. कहाँ पे? सॉफ्ट आयरन के अंदर छोटे छोटे करंट के लूप बनेंगे एंड दे आर कॉल्ड एडी करंट. और उससे आपका सॉफ्ट आयरन गर्म हो जाएगा. मतलब वन मोर फॉर्म ऑफ हीट लॉस. सो द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन द आयरन कोर and causes heating. आयरन कोर गर्म हो जाएगा. The effect is reduced by using the laminated core. मतलब एक सिंगल आयरन पीस की जगह पे बहुत सारे पतले पतले प्लेट्स रखो जिसके एक दूसरे से क्या कहते हैं, लैमिनेट कर दो. प्लास्टिक की शीट रख दो बीच बीच में तो ये लैमिनेट हो जाएंगे. एडी करंट का इफेक्ट कम हो जाएगा. एंड लास्ट वन इज हिस्टेरेसिस. नाउ व्हाट इज हिस्टेरेसिस? सो अगेन यू आर यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर. ना सॉफ्ट आयरन जैसे ही करंट बढ़ेगा इट विल बी मैग्नेटाइज्ड. करंट घटेगा इट विल बी डीमैग्नेटाइज्ड. अगेन करंट विल इंक्रीज, सॉफ्ट आयरन विल मैग्नेटाइज. अगेन करंट विल डिक्रीज, सॉफ्ट आयरन विल डीमैग्नेटाइज. So this soft iron is repeatedly magnetized, demagnetized, magnetized, demagnetized, and during this magnetizing, demagnetizing process, there is going to be the loss of heat, which is called hysteresis loss. Now, one more topic which is eliminated from the chapter number 5. मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक इतनी सारी चीजें इन्होंने एलिमिनेट कर दी है ना. ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 6 में था, ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 5 में था, ये सब एलिमिनेट हो चुका है. ओके, सो चलो फटाफट. द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर अपीयर एज अ हीट and is kept to a minimum by using the magnetic material which has a low hysteresis loss. तो इंपॉर्टेंट थियरी बचा 2 मार्क में. 4 रीजन जिसकी वजह से आपका आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं बनता है, विच इज द फ्लक्स लीकेज, हीट लॉस ड्यू टू वायर, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस. ओके, ऑलवेज योर पावर इज गोइंग टू लॉस. सेकेंडरी में आपको थोड़ा सा कम ही पावर मिलने वाला है. ओके, चलो नाउ व्हाट नेक्स्ट इज कॉल्ड a large scale transmission and distribution of electric energy over a long distances is done with the use of transformer.
the voltage output of the generator is stepped up so that current is reduced and consequently the I square R loss is cut down. अंडरस्टैंड? आपके जो बच्चा पावर हेड केबल्स होते हैं ना, वो करीब करीब 11,000 वोल्टेज पे होते हैं. हैव यू एवर थॉट कि इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों यूज किया जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, हालांकि वो इतना डेंजरस होता है? क्या जनरेटर इतना 11,000 वोल्टेज बना के दे रहा है? नहीं. जनरेटर, कोई भी जनरेटर हो, इतना ज्यादा वोल्टेज वो बना ही नहीं सकता है. हम इंटेंशनली क्या करते हैं, पावर स्टेशन में जनरेटर ने जो भी वोल्टेज बनाया है उसको स्टेप अप करवाते हैं, क्योंकि जब बच्चों वोल्टेज बढ़ेगा ना, करंट घट जाएगा. क्योंकि पावर पी क्या होता है? V इंटू आई. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. पावर पी क्या होता है बच्चों? V इंटू आई. मतलब जो करंट है ना, दैट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज. अब आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे ना बच्चों, उतना करंट कम हो जाएगा. अब करंट कम होगा तो आपका फायदा क्या है बच्चों? जो पावर लॉस होने वाला ना हीट के फॉर्म में, ये क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर. तो अगर आपने बच्चा करंट को कम कर दिया ना, तो ये पावर लॉस भी कम हो जाएगा. तो इसीलिए हाई ट्रांसमिशन, मतलब जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें एकदम हाई वोल्टेज रखा जाता है ताकि करंट कम रहे और लॉस कम रहे. अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पावर देना है वो तो देना ही पड़ेगा ना. ये आपके कंट्रोल में थोड़ी है पावर आप कितना देने वाले हो. सब पावर भाई कंपनी ने जितना मांगा है उतना देना पड़ेगा, राइट? ओके, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, ताकि करंट कम हो जाए और पावर का लॉस भी कम हो जाए वायर में. ओके, it is then transmitted over a long distances to an area substation near the consumer. Now, अब जहां पे आपने वोल्टेज भेजना था भेज दिया. अब 11,000 वोल्टेज वो तो यूज करने वाला है नहीं, तो वहां पे अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे जो वापस वोल्टेज को क्या कर देगा? कम कर देगा. एंड इट विल कन्वर्ट इट टू 220 वोल्ट जो हमारे डिवाइस पे चलता है. तो स्टेशन पे बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ताकि वोल्टेज बढ़ाना है, पावर लॉस कम करना है, और जहां पे पावर पहुंचाना तो पहुंच जाने के बाद उसको वापस कर देंगे स्टेप डाउन. दिस इज द यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर. डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? क्लियर हो गया बच्चा मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है? चलिए, बहुत बढ़िया. तो अब बारी है बच्चों 5 एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ में. इससे पहले तुम्हारे सर को ना छोटा सा एक ब्रेक दे दो, ताकि तुम्हारे सर थोड़ा सा पानी पी ले. हाय प्रभु. एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप ना ये सब छोड़ो, आप छोटे छोटे शॉर्ट्स के वीडियो बनाओ, क्योंकि वैसे भी ना यूट्यूब पे ना लोग अच्छे कंटेंट की कदर नहीं करते. आप शॉर्ट्स बनाओ तो ही आपके व्यूज आएंगे, तो ही आपका चैनल ग्रो करेगा. कहीं ना कहीं बच्चा सही भी कह रहा था. अब देखिए ना, 1.5-2 घंटे में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतना क्वालिटी कंटेंट 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये सब डिलीवर कर रहा हूँ. कोई नहीं. श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि बच्चा तेरे हाथ में फल नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है. तू कर्म कर विधाता की, जब मर्जी होगी तब तुझे फल मिलेगा. बस हम वही कर रहे हैं, डूइंग इट. हाँ, चल भाई चल. अच्छा बेटा 5 एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? पहले 5 हम कर चुके हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए. प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है. मुझे चाहिए होगी थोड़ी कैलकुलेटर, क्योंकि मैं थोड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन करूंगा आपके लिए, है? चलो. अ रेजिस्टर ऑफ 200 ओम, कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैराडे, कनेक्टेड इन अ सीरीज टू 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज AC सोर्स. Calculate the current in the circuit. Calculate the voltage across the resistor and the capacitor. Is the algebraic sum of this voltage is more than the source voltage? If yes, then resolve this paradox. अच्छा क्वेश्चन है ये. So what things we have? We have a resistance R 200 ohm. We have a capacitor C 15 microfarad. We have connected with the voltage supply VRMS 220 volt. हमें हमेशा RMS ही दिया होता है बच्चों. And the frequency given is 50 hertz. This is what we have, right? चलिए, we need to find out what is the calculate the current in the circuit. So before finding the current, let's find out the XC, because capacitor दिया है ना, तो पहले find कर लो, बार बार काम आएगा ये. So we'll find out first capacitive reactance. Capacitive reactance is Xc, which is 1 by omega C. Omega is 2 pi f.
2 pi, frequency is 50, capacitance is 15 माइक्रो. ओके, लेट मी सॉल्व इट. 10 पावर 6 ले लेते हैं पहले, फिर डिवाइड करते हैं 2, 50, 3.14 एंड देन 15. दिस कम्स आउट टू बी 212.3 ओम. ये आ गया XC. चलिए, नाउ लेट्स फाइंड आउट द इम्पीडेंस Z. ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा ना बच्चा. ओके, सो इम्पीडेंस Z क्या हो जाएगा बच्चा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर. अभी XL तो है ही नहीं. चलो, R कितना है बच्चा? 200 और XC आया है 212.3. अब तुम बोलोगे सर कि ये तुम मुझे कैलकुलेट करके दो कैलसी के बिना. तो मैं बोलूँगा पागल हो गया, ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसका क्या करना है? अंडर रूट. दिस इज गोइंग टू बी 291.66. मेरे को ज़्यादा लग रहा है ये. सही है वैसे तो. ओके, दिस इज 291.67. दिस इज द इम्पीडेंस Z. स्टेप्स इसके खास ध्यान रखना बच्चा. दिस इज द इम्पीडेंस Z. नाउ फाइंड द करंट. चलो, लेट्स फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट. चलिए, करंट मतलब IRMS. क्या होता है IRMS बच्चा? VRMS डिवाइड बाई Z. चलो, कितना आया कि VRMS 220 और Z आया है 291.6. तो दिस इज गोइंग टू बी 0.754. दिस इज द करंट इन द सर्किट. CBSE में हो तो 0.75 लिख के छोड़ सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. राइट, करंट आ गया सर्किट में. ओके, चलो, और आपको क्या फाइंड करना है बच्चा? ये देखो, ये ब्रैकेट क्रॉस हुआ है. एक सेकंड ना, मेरे को ना खटकते रहता है ये आंखों में यार. चलो, आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओके, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर. लेट्स फाइंड आउट बी पार्ट. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या हो जाएगा बच्चों? ये IRMS इंटू R. IRMS आया है 0.7544 इंटू रेजिस्टेंस है 200 एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा आपका IRMS इंटू XC. 0.7544 इंटू XC आया था 212.3. लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस. कैन यू सी दिस डेटा? ओके, 0.7544 इंटू 200. दिस इज 150.8. Let's write 150.9 ohm. And this is 0.7544 into 212. This is 160.16. अब मुद्दे की बात यह है बेटा कि अगर इन दोनों का आप एल्जेब्रिक सम करते हो ना, VC प्लस VR, करो प्लस कितना आ रहा है बताओ? तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम आ रहा है बच्चों अराउंड 311 ओम. अब तुमने वोल्टेज दिया कितना था? 220 वोल्ट. सीरीज में जोड़ा है तो दोनों को मिलके 220 होना चाहिए ना. 311 कैसे हो गया? अब बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया. तो बच्चा गड़बड़ ये है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का वोल्टेज सेम फेस में नहीं होता है. राइट, दिस इज मोर देन 220. तो इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि वोल्टेज का रेजिस्टर और कैपेसिटर का रेजिस्टर एक दूसरे के साथ इस तरह से 90 डिग्री पे होता है. इवन कैपेसिटर का रेजिस्टर नीचे होगा. अगर ये है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, तो कैपेसिटर में वोल्टेज आपका लैग करता है बच्चों. मतलब दोनों का जो नेट वोल्टेज होता है ना, वो आपको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. और जब आप इन दोनों को पाइथागोरस से सॉल्व करोगे ना बच्चों, देखो 150.9 का स्क्वायर ये हो रहा है 22770. 22770 एंड इफ आई टेक द अंडर रूट आई एम एग्जैक्टली गेटिंग 220. अगर इन दोनों का पाइथागोरस करोगे ना, देन यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 220 वोल्ट. Right, so here why you are not getting by direct addition? Because they are not in a same phase, they are in a different phase. हम यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे तो भी चलेगा. और यू कैन मार्क अ स्टेटमेंट हियर. मैंने एक्चुअली यहाँ पे बहुत खुला खुला लगता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आते आते ना सब पैक हो जाता है. सो वी कैन राइट हियर VR and VC are at
π/2 फेस डिफरेंस। दिस इज हाउ इट इज, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्लाइड भी था, बोलो ये क्या करें अब। फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, अ लो पावर फैक्टर implies a large power loss in transmission। पावर फैक्टर कम है ना, तो बहुत सारा पावर आपका लॉस हो रहा है। वाई? ओके, पावर फैक्टर कैन बी ऑफन इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग अ कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। एक्सप्लेन वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। तो सबसे पहले बच्चों एसी सर्किट का पावर क्या होता है? इन एसी सर्किट या पावर इक्वल टू, हमने जो डिराइव किया बच्चों, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब अगर ये कॉस फाई कम है, अगर ये पावर फैक्टर कम है, तो ऑब्वियसली करंट ज़्यादा होगा, और जितना करंट ज़्यादा होता है उतना रेजिस्टेंस लॉस करवाएगा आई स्क्वायर आर में। बात तो पता है कि कही सर आपने, कही ना। ओके, सो क्या होगा बच्चों, इफ कॉस फाई इज लेस, पावर फैक्टर इफ cos phi is less, then it leads to high value of IRMS, which increases the heat loss, I square RMS into R. Hence low power factor imply large power loss, low power factor implies high loss of power। अब बच्चा सवाल यह है कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करें। तो अब देखिए होता क्या है यूजुअली, अब घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लाते हो ना वायर थ्रू, तो कई जगह क्या होता है, वायर आपका बैंड होता है, कई जगह वायर का कॉइल बनाया जाता है। अब कॉइल बम हुआ या जहां पे भी वायर बेंडिंग हुआ, दैट ऑल इंडिकेट व्हाट, इंडक्टेंस। मतलब यूजुअली आपके सर्किट में ना इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस की वजह से हमेशा आपका करंट लैग कर जाता है, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ड्यू टू इंडक्टेंस इन सर्किट। अब मैंने आपको बता दिया इंडक्टेंस कहां से आया बच्चा, आपने इंडक्टेंस इंटेंशनली नहीं जोड़ा है, क्या हो सकता है इंटेंशनली भी आपने कॉइल जोड़ी हो, और अनइंटेंशनली भी बहुत जगह पे वायर कॉइलिंग हो जाता है। सो दिस ऑल प्रोड्यूस इंडक्टेंस। सो ड्यू टू द इंडक्टेंस इन सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, राइट। तो करंट लैग कर रहा है, तो आपको करंट को लीड करना पड़ेगा वापस। चलो इसको ग्राफ से समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझना आप सब लोग। देखिए अपने एक सिंपल सा फेजर बनाते हैं। तो सपोज बच्चों ये है आपका वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर वी आर, और अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर का करंट क्या करता है, लैग करता है। इंडक्टर में क्या होता है, करंट आपका लैग करता है, मतलब वोल्टेज क्या करता है आपका, लीड करता है। तो सपोज ये है आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वी एल। करंट कहां पे रहता है, हमेशा करंट हमेशा रहता है आपका रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस सेम फेस में चलते हैं। ये क्या है आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, जो कहां पे कॉइलिंग हुआ है उसकी वजह से जो इंडक्टेंस बना है वो इतना वोल्टेज ले रहा है जो करंट को लीड कर रहा है। मतलब जो आपका ओवरऑल बच्चा वोल्टेज है ना, वो इस तरह से हो जाएगा लीडिंग वोल्टेज। तो ये हो गया आपका ओवरऑल वोल्टेज, और ये हो गया आपका फेस डिफरेंस फाई। अब आप सोचो सिंपल है, अगर आपको बच्चा ये वी एल को कैंसिल करना है, तो वी एल को कैंसिल कौन करता है, वीसी करता है। तो हम जैसे ही इसमें कैपेसिटेंस जोड़ेंगे ना, कैपेसिटेंस क्या करेगा बच्चा, एक लैगिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो बच्चा कैपेसिटर जोड़ते ही कैपेसिटर क्या करेगा, इंडक्टर के अपोजिट वोल्टेज बनाएगा, और धीरे धीरे ये जो कॉस फाई जो ज्यादा है, देखो जितना फाई आपका ज्यादा होगा ना उतना पावर फैक्टर कम हो जाएगा, बिकॉज कॉस फाई, कॉस की वैल्यू 0 पे होती है 1 मैक्सिमम, और जितना आप एंगल बढ़ाओगे उतना कॉस फाई का वैल्यू कम होता है। तो जितना ये इंडक्टिव वाला पार्ट ज्यादा होगा उतना ये फाई आपका खुलेगा, जितना फाई खुलेगा उतना पावर फैक्टर लॉस, पावर फैक्टर कम होते जाएगा।
तो अगर आप कैपेसिटर जोड़ोगे, कैपेसिटर धीरे धीरे वापस लीड करते 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 क्या करेगा, करंट और वोल्टेज को सेम फेस में लेके आएगा, ताकि आपका पावर फैक्टर वापस बढ़ जाए। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे पावर सेविंग डिवाइसेस के, है ना, 30% पावर सेविंग, 40% पावर सेविंग। तो ये डिवाइसेस और कुछ नहीं करते, ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, विच कंटेन्स अ कैपेसिटर्स। उसमें कैपेसिटर होते हैं जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, ताकि सर्किट में करंट कम रहे। करंट कम रहेगा तो आपका पावर लॉस कम होगा वायर्स में। ओके, सो हियर कैपेसिटर प्रोड्यूसेस लैगिंग वोल्टेज। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, VC, which reduces the value of phi and hence improve, ये phi को घटाएगा वोल्टेज VC, hence improve the power factor, improve the power factor. This is how you can write the solution, right? तो जितना ये L ज़्यादा होगा ना, उतना फाई खुलेगा, उतना पावर फैक्टर कम होगा। अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो बैंड बच जाएगी, लॉस बहुत हो जाएगा, राइट? तो ये लीडिंग वोल्टेज को कैंसिल करने के लिए लैगिंग वोल्टेज लाना पड़ेगा, जो कैपेसिटर ला सकता है। दैट्स व्हाई वी कनेक्ट कैपेसिटर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? परफेक्ट। चलो बच्चा आगे देखते हैं। ये 10 एग्जाम्पल आई गेस, हाँ 10 एग्जाम्पल। चलिए, द साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ अ पिक वैल्यू 283, पिक वैल्यू दिया है, मतलब वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 283 and the frequency is given which is 50 hertz to a series LCR circuit. So we have LCR, all the three component in series, where the R is given as 3, L is given as 25.48 millihenry and C is given as 796 microfarad. Find the impedance Z of the circuit, the phase difference between the voltage across the source and the current, and also the power dissipated in the circuit and the power factor. 4-5 मार्क का क्वेश्चन है ये। ऐसे बहुत सिंपल है। देखो, जब भी आपको बच्चों L और C दिया है ना, तो पहले आप XL XC फाइंड कर लो। तो मैं फाइंड कर लूंगा यहाँ पे XL जो होता है बच्चा ओमेगा इंटू एल, विच इज 2 पाई एफ इंटू एल, और मैं फाइंड कर लूंगा बच्चा XC जो होता है 1 बाई ओमेगा सी, दैट इज 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी। अब इफ आई पुट दिस वैल्यूज, अगर मैं यहाँ से वैल्यू रखूँ ना, तो कितना होगा, देखो 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल। एल का वैल्यू कितना है बच्चों, 25.48 मिली हेनरी है। तो मैं सिंपली इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मेरा एक्सएल का वैल्यू आ रहा है बच्चों 8। XC कितना आएगा बच्चों, तो कैपेसिटेंस आपका माइक्रो में है, तो मैं पहले ही ऊपर 10⁻6 करके डिवाइड करते जाता हूँ 2 पाई, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 50, I need to divide this with 796 also। तो ये भी आ रहा है आपका 4 आ रहा है क्या, एक सेकंड है बच्चा, 1/2 पाई f by 796, let me just check the solution, into 6 मिनटे। okay, this is going to be 4 ohm। so we have first obtain XL and XC, ताकि अपना काम सिंपल हो जाए, राइट? अब चलो पहला क्या फाइंड करना है बच्चों, इम्पीडेंस। चलो, सो व्हाट इज इम्पीडेंस बच्चा, इम्पीडेंस मतलब Z ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना लगेगा सर्किट का। Z का वैल्यू क्या होता है बच्चा, √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। R वैल्यू इज हाउ मच इज द R, 3, XC इज 4, XL इज 8। ये हो जाएगा आपका 5 ओम। so that's the value of Z। first answer I have obtained। second, you need to find out phase difference between the voltage and current। चलो phase difference, क्रॉस है ना लाइन, सही है। चलो बच्चा, phase difference, what formula we use tan phi equal to XC minus XL by R। पता चला, मैंने सारे वैल्यू पहले के फाइंड कर लिया, XC XL, नहीं तो बार बार फाइंड करने पड़ते हैं। XC 4 है, XL 8 है, R है 3, let's see -4/3। सो बच्चों फाई आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 4/3 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस में है ना आंसर आपका। अब इसका एंगल आप फाइंड कर लेना, ठीक है, टेबल देख के। अब देखो आपका फाई कैसा आया बच्चा, नेगेटिव आया ना, मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है।
वैसे भी इंडक्टेंस का वैल्यू बड़ा है कंपेयर टू कैपेसिटेंस, इंडक्टर में लैगिंग करंट होता है, राइट? सो करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है। ओके, देन व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। चलो पावर कितना होगा भाई, ठीक है, पावर। सो बच्चा पावर का फॉर्मूला होता है आपका वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, दिस इज द पावर। ओके, और हमें क्या पूछा है बच्चों, हमें पूछा है कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। अब पावर को डिसिपेट करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कोई पावर को डिसिपेट करते नहीं है, तो हमें पूछा है पावर डिसिपेटेड पूछा है, राइट? मैं अभी गलत कर देता, बोले एक वर्ड पे मेरा ध्यान नहीं जाता ना, तो पावर डिसिपेटेड, पावर लॉस। तो पावर लॉस करने का काम एक ही जन करता है जो है रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको बच्चा। करंट क्या होता है, करंट हो जाएगा आपका वी आर एम एस बाई जेड होल स्क्वायर इंटू आर। चलो वी आर एम एस क्या होता है बच्चा, वी एम बाई रूट टू, बिकॉज आपको यहाँ पे ना मैक्सिमम वैल्यू देके रखा है, डिवाइड बाई जेड होल स्क्वायर इंटू आर। हाँ लेट्स सॉल्व इट। वी एम का वैल्यू दिया है आपको 283 डिवाइड बाई रूट टू इंटू जेड का वैल्यू कितना आया बच्चों 5। ये जो भी आपका आंसर बनता है उसका स्क्वायर करेंगे इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया बच्चा आपको 3। Let me simplify this. 282 by 1.41, that's 200 exactly. Okay, fine. By 5 into 40, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, into 3, तो पावर लॉस इज 4800 ओम वॉट, सॉरी 4800 वॉट। इतना आया बच्चों आपका पावर लॉस। कितना आया पावर लॉस, पावर लॉस आ गया आपका 4800 वॉट। एक और चीज पूछिए, व्हाट इज द पावर फैक्टर कॉस फाई क्या होगा। अरे यार जगह नहीं बची, ऐसा कैसे चलेगा, लास्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस फाई, एंड कॉस फाई क्या होता है बच्चों, आर बाई जेड। आर है 3, जेड है 5, पावर फैक्टर हो गया आपका 0.6। तो ये लीजिए आपका पावर फैक्टर भी हाजिर हो गया है आपके सामने, पावर फैक्टर इज 0.6। तो देखो ऐसे क्वेश्चन है बच्चा, इसके आपके 4-4 मार्क बनते हैं एग्जाम में। कितने, 4 मार्क ले लेना इसके बच्चों एग्जाम में आए तो, और आपके सर को याद कर लेना सॉल्व करते वक्त, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरिड, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच द रेजोनेंस अकर। चलो बच्चा रेजोनेंस कहाँ होता है, सो वी नो इट वेरी वेल। The resonance frequency omega 0 equal to 1 by under root of LC, under root of LC। ये ओमेगा 0 जो है ना उसको अपने 2 पाई एफ लिखेंगे और उसका 2 पाई आ जाएगा नीचे। L का वैल्यू कितना था बच्चा, 796 माइक्रो, ये कैपेसिटेंस था, और L का वैल्यू था 25.48 मिली। आगे वाले क्वेश्चन को यूज करना है, मिली इज 10 पावर -3। अब आप देखिए बच्चा, ये 10 पावर -3 -6 10 पावर -9 होगा, अंडर रूट नहीं बन पाएगा, तो हम इसको 10 पावर -10 करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 796 इंटू 25.48, दिस कम्स आउट टू बी 20282। 20282 आ रहा है, इंटू 10 पावर आ रहा है -9, अंडर रूट निकल नहीं पाएगा, -9 है तो हम यहाँ पे ना इसको एक पावर आगे देके 10 पावर -8 बना लेंगे। ये हो जाएगा 2028.2 इंटू 10 पावर -8, इस तरह से हो जाएगा, राइट। एंड नाउ टेक अंडर रूट ऑफ दिस, 2028.2 का अंडर रूट आ रहा है बच्चा 45.035, और 10 पावर -8 का अंडर रूट हो जाएगा 10 पावर -4। चलो 10 पावर 4 में ले लेता हूँ ऊपर, उसको डिवाइड करूंगा 2 पाई एंड 45.035 से, माय आंसर इज 35.35 हर्ट्ज। तो ये हो गया बच्चों आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
तो इतने फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, करंट बिकम मैक्सिमम। व्हाट एल्स दे वांट टू फाइंड, कैलकुलेट द इम्पीडेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस जेड क्या होता है बच्चा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अब क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है तो एक्सी एक्सएल कट के क्या हो चुका है, जीरो। राइट, ये कंडीशन ही क्या होती है रेजोनेंस पे बच्चों, एक्सी एंड एक्सएल कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है एट रेजोनेंस। राइट, ठीक है, तो ये तो उड़ गया, तो जेड क्या बच गया, खाली आर बच गया, और आर का वैल्यू कितना था, 3 ओम था। चल भाई आगे बोल, क्या फाइंड करना है, करंट, करंट फाइंड करना है। चलो मैक्सिमम ही फाइंड करते, तो करंट क्या हो जाएगा, वी एम बाई जेड। वोल्टेज था 283 और जेड का वैल्यू कितना है, 3, विच इज इक्वल टू आर 283 बाई 3, दिस इज गोइंग टू बी 94.33 ओम एम्पियर। ये करंट का हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लिया। देन द पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेशन फाइंड करना है। चलो ठीक है, चलो कौन है जो पावर डिसिपेट कर रहा है बच्चों, तो पावर डिसिपेट कर रहा है आपका रेजिस्टेंस। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर एम एस लगता है यहाँ पे इंटू आर। आई स्क्वायर आर एम एस क्या हो जाता है, आई एम बाई रूट टू होल स्क्वायर इंटू आर। आई एम का वैल्यू है हमारे पास देखो 94.33 बाई रूट टू होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 ओम। तो इफ यू सॉल्व इट 94.33 डिवाइड बाई 1.41 का स्क्वायर करके इंटू कर देंगे 3। देखो बहुत पावर लॉस हो रहा है भाई, 13427, ओहो 13427.1 वॉट, दैट इज ऑलमोस्ट 13.427 किलोवाट। ले भाई इतना पावर लॉस हो रहा है अब, खतरनाक। क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है ना बच्चों, मतलब करंट मैक्सिमम हो चुका है, एंड ऑब्वियस सी बात है अगर करंट मैक्सिमम हुआ है तो फिर पावर लॉस भी तो बढ़ेगा। और कितना हो चुका है पावर लॉस, 13.427 हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए बच्चों आखिरी सवाल, और फिर आपका एसी करंट चैप्टर होता है कंप्लीट। 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर फॉर अ सिक्योरिटी रीजन। इफ ही और शी इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क। तो बच्चों इसके प्रिंसिपल का नाम है रेजोनेंस इन LCR AC सीरीज सर्किट। रेजोनेंस इन LCR AC सीरीज सर्किट। अब होता क्या है देखिए, ये एक मेटल, ये एक डोरवे है जिसके अंदर एक मेटल का कॉइल होता है इस तरह से, मतलब एक वायर का कॉइल है जिसमें से आप पास हो रहे हो, ठीक है। और इसके साथ जोड़ा जाता है एक कैपेसिटेंस, और उसके साथ जोड़ा जाता है एक AC सप्लाई वोल्टेज। ये सब आपको दिखता नहीं है बट सब कुछ कनेक्टेड होता है इस तरह से, राइट। मतलब ये कॉइल का हो गया इंडक्टेंस L, कॉइल है वायर है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस भी होगा, साथ में कैपेसिटर है, और इसको पहले से रेजोनेंस पे ट्यून किया जाता है, राइट। इट इज ऑलरेडी ट्यून्ड इन रेजोनेंस। अब होगा क्या, अब जैसे ही कोई कुछ मेटल का लेके जाएगा ना अंदर से, तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होता है तो रेजोनेंस की कंडीशन चेंज हो जाएगी। रेजोनेंस की कंडीशन चेंज होगी मतलब करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, और अगर करंट का वैल्यू कम होगा तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा कि करंट कम हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, समझे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो वी कैन राइट हियर, इफ पर्सन, रुकना तुम लोग, चले मत जाना तुम, आखिरी आखिरी में मेरा लास्ट स्पीच देख सुने भी नहीं चले जाते हो। इफ पर्सन walk with metal, resistance of circuit changes, resistance of circuit changes and resonance is disturbed, right. This is detected by
This change in current is detected by the detector and alarm rings. ओके, तो यहाँ पे बच्चों बड़े प्यार से आपका एसी करंट चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक लेक्चर के अंदर हो जाएगा, 7-8 क्वेश्चन है, वो भी सारे चुल्लू मुल्लू जैसे क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चा, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है और अब आपके अंदर कोई भी डाउट रहा नहीं है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ, आज कमेंट करोगे तो आज तो नहीं मिलेगा, बट कल मॉर्निंग में आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चा लोग, खत्म हुआ यहाँ पे आपका एसी करंट। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, आई विश कि आप नोट्स इसके परचेस कर लीजिए। 199 रुपीज़ पूरे साल में पूरे फिजिक्स के सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ में इसके एमसीक्यू के फाइल्स भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। अभी तक तो हमने नहीं करे हैं, बट आई एम इन अ फुल प्लान टू अपलोड द एमसीक्यूज also in that particular class, 500 most important MCQs for the board exam with solution. ओके बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे वापस अगले क्लास में बच्चा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।